चलो सुनो बेटा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कानून, ठीक है। देखो क्या है, सीए बन के अपने को ना बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंसी को मिला करके करनी पड़ेगी। अब बिजनेस कंसल्टेंसी अगर तुमको करनी है तो तुमको बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा फ़ायदा काय में होगा, या अगर मान लो कि तुम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो तुम्हारा कब फ़ायदा होगा, कब नुकसान होगा, कैसे क्या होगा, क्लियर है यहाँ है? ठीक है, तो कैसे क्या फ़ायदा होगा, है ना, ये क्लियर है। अब क्या है कि देखो पहले क्या होता था, पहले ऐसे ज़बान जलती थी कि भाई हमने जो बोल दिया, ज़बान दे दी हमने, आ रहा है समझ, ठीक है ना, कि हमने जो बोला वो करेंगे। अभी भी तुम नोटिस करो, बचपन से लेकर के अभी तक भी बात की वैल्यू होती है ना अपनी, समझ रहे, अपनी बात की वैल्यू क्यों होती है? नॉर्मली अपन लोग क्या मानते हैं उसको, अपन तो उसको ईगो मानते हैं ना, समझ रहे कि अपन ने जो बोला है वो अपने को करना, ये बहुत पर्सनल लेवल पर चलता है, अरे समझ। बट अगर मान लो कि किसी में ईगो ना हो तो वो कुछ भी बोले और क्या हो जाए, पलट जाए, मुकर जाए, तो क्या होगा? हाँ, पलटू कहलाएगा, लेकिन हाँ ठीक है ना, मतलब क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, फ़ायदा तो उठा लेंगे ना, समझ रहे। अगर किसी को इज्जत प्यारी ना हो तो उसको क्या ही फर्क पड़ने वाला है। लेकिन भाई अपन तो बहुत गंदे फंस सकते हैं। तुम इमेजिन करो, तुम्हारा कोई दोस्त बोले, तुम बोल रहे हो कि यार चलो ट्रिप पे चलते हैं, समझ रहे, तुम्हारा दोस्त बोले हाँ हाँ भाई तू मेरी टिकट करा ले, समझ रहे, मैं चलूँगा, फिर तुमने टिकट करा ली और उसने मना कर दिया। अब मान लो कि बहुत सारे, और पैसे भी नहीं दे रहा, कह रहा मैं जा नहीं रहा, तो मैं पैसे क्या करूँ, तो तुम क्या बोलोगे उसको कि भाई तूने अग्री किया था यार, अब तू मना कर रहा है, तो मतलब मेरे तो पैसे खर्च हो गए, तो भर। वो कह रहा है कि भाई मैं तो जा नहीं रहा, मैं क्यों भरूँ? तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है? गड़बड़ हो गई ना यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे कैसे चलेगा? और ऐसे तो हर व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए कर ही सकता है। और इस चीज़ को बिजनेस लेवल पर सोचो, तुम्हारा तो ट्रेन का टिकट का खर्चा कितना होगा, कोई ने ब्रिज बनाने से मना कर दिया, फिर वादा करने के बाद किसी ने सीमेंट देने से मना कर दिया, तो तुम्हारा घर बन रहा अधूरा छोड़ दिया। तो दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर ही क्या है, डिपेंडेंट है। और ये मामला कोई आज का थोड़ी, ये तो मामला बहुत पहले का। और इसीलिए कानून बनाया गया कि भैया जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसकी थीम क्या है, लिख लो इसको, है ना, जो वादा किया वो कॉपी रजिस्टर कुछ तो लाओगे, हाँ तो करो ना, उसमें शीट पे लिख लो, कोई इशू नहीं। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स अपने आप में कंप्लीट है। अब तुमको इसके बाद जो राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है वो सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर्स की हो, अरे समझ। हाँ, अगर तुमको लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन कम है और तुम्हें यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन, तो फिर अपन लोग डिस्कस तो करेंगे, तुम उसको लिख सकते हो। बाकी मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, तो ऐसा कोई समस्या जाने वाली नहीं है। तो आज की डेट में पूरा ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री वगैरह जो है ना, वो सब इसी पर टिका हुआ है, अरे समझ, ठीक है ना। और कानून बनने का मतलब क्या है? कानून बनने का मतलब है इन्फोर्सेबिलिटी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे मेन है इन्फोर्सेबिलिटी, ठीक है, कि नहीं निभाया तो आपके खिलाफ क्या कर सकते हैं, केस। आ रहा है समझ में? केस करके क्या करेंगे, केस करके क्या करेंगे, पनिश करने से सेटिस्फेक्शन आ जाएगा? ये कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है, और कोई भी कानून बदला लेने के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, वो बना दिया है, पता है, इंस्टा और इन सब समझना है। कानून का मेन पर्पस कोई बदला लेना नहीं होता है, ये तो क्रिएट हो गया है, उसकी रिकवरी होता है ये इस वाले में। तो और बाकी तो वो है कि भाई जेल में इसलिए डालते हैं कि भाई दूसरे लोगों के साथ ना करें। पॉइंट समझ लो कि भाई कोई अगर क्रिमिनल मेंटालिटी है तो वो तो ऐसा और कुछ भी कर सकता है, किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मेन बात तो ये है ना, ये क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो
ये जो कानून है, अगर किसी व्यक्ति ने इसको तोड़ा तो भाई फिर तुम नुकसान भरो जितना कि हमको हुआ। अरे समझ में, तो मेन फंडा ये है कि एक मॉरल चीज़ थी, उस मॉरल चीज़ को क्या बना दिया गया है, लीगल। और अगर लीगल हो जाती है जब कोई चीज़, तो वो कैसी हो जाती है कि भाई आपने अगर उसको नहीं निभाया तो फिर आपके खिलाफ क्या हो जाएगा, केस। क्लियर है? ठीक है ना? सारे काम अपने निपटा लो और सिर्फ प्योर मेरी बात सुनो। आ रहा है समझ? ठीक है ना? जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स है, ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इरेजर है। हाँ, अरे अभी करते हैं ना पूरा डिस्कस, मैं जनरल बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा था। इसको पहले इसको शार्पनर दे दें, इसको पेंसिल ही देते हैं, पेंसिल हो तो दे दो भाई, इसको पहले निपट लिए। हाइलाइटर चाहिए, हाइलाइटर चलता है, लो हाइलाइटर भी नहीं चाहिए। ठीक है, हो गया सेटल। अब सुनो, तो जितना भी पूरा ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री वगैरह है ना, वो सब इस पर टिकी हुई है। जो भी बिजनेस हो रहा है ना, वो सारा का सारा जो है वो इसी पर डिपेंड कर रहा है, अग्रीमेंट वगैरह पर। ऑब्वियसली, क्योंकि भाई एक बार तय होने के बाद आप नहीं मुकरो ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि तय हो गया तो फिर मैंने कुछ खर्चा कर लिया उसके बिहाफ में, या तो फिर तोड़ रहे हो तो तोड़ने को बोलेंगे ब्रीच। ऐसे इसमें बहुत सारे टर्म्स जो हैं उसकी मीनिंग आप नोट करते जाएंगे। सर एग्रीमेंट में दो टाइप के होता है ना, एक ओरल एग्रीमेंट और एक रिटन एग्रीमेंट। अरे तो बेटा आएगा ना आगे। अरे समझ, ठीक है, अभी तुम बिल्कुल स्टार्ट ही किया हो ना। ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ ओवरऑल, समझना। अभी तो पहली लाइन हुई, मैं बोल रहा हूँ ABCD, तुम बोल रहे हो सर चेकोस्लोवाकिया की भी स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। हाँ यार करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आएगी आगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होते हैं, देखो बहुत सिंपल है। मान लो कि मुझे कार खरीदनी है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मैं ढूंढूंगा जो कार बेच रहा है, मैं उसके पास जाऊंगा एंड आई विल मेक एन ऑफर। ये ऑफिशियल चीज़ है, ऑफर, जिसको कि लीगली प्रपोजल भी बोलते हैं, है ना? तो ऑफर का भी अपना टाइप है। मान लो कि मैं किसी के साथ, दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यार मेरे को कार खरीदनी है, ये ऑफर है क्या? ऑफर वो है जिसमें जो बिल्कुल एकदम फाइनल बोल दिया, द मोमेंट उसको क्या मिलेगी, एक्सेप्टेंस। क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ हो गई, ऑफर, एक्सेप्टेंस। आ रहा है समझ? ठीक है ना? सारे टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन करते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे, ये कैसे तय होता है? मेरे को कार खरीदनी है, तो कैसी कार है, क्या है, वो सारा कुछ कौन तय करेगा? अग्रीमेंट में लिखा होता है, मतलब पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो तय करेंगे, समझ में आ रहे हैं? तो एक पूरे कानून में मेरे क्या अधिकार, तुम्हारे क्या अधिकार, मेरी क्या जिम्मेदारी, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी, ठीक है ना? वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखी होगी वो मतलब वो हम तय करेंगे, समझ में आ रहे? और जो मुझे करना है, जो तुम्हें करना है, उसको लीगली क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्लियर है? कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है, जिन चीज़ों का एक कॉन्ट्रैक्ट में आदान प्रदान होता है, बी इट गुड, बी इट सर्विस, समझ में आ रहा है? बी इट समथिंग यू आर सेइंग समवन नॉट टू डू समथिंग, दैट कैन ऑल्सो बी अ वैलिड कंसिडरेशन। समझ में आ रही है बात? मैं बोल रहा हूँ तुम 3 महीने मूवी मत जाओ देखने, तो तुम ये जो नहीं कर रहे हो, यही मेरे लिए करना कहला है तुम्हारा। बट हाँ, आमतौर पर नेगेटिव वाले नहीं बनते, खैर ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये एक्चुअली में ना, इसके कारण ही हम लोग ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं, इसलिए इसके कारण ही हम लोग सिविलाइज्ड कहलाते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? क्योंकि भाई हम लोग एज ए पर्सन एक दूसरे की बात को निभाते हैं, समझना रहे? जानवरों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और वो कुछ नहीं निभाते। आ रहा है समझ? लोग एक दूसरे की बातों को निभाते हैं, ठीक है ना? और इसी से उनका ट्रस्ट और वो सारा कुछ जो है वो बिल्ड होता है ना? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर्मेशन तो बना कब, 1872 में, तो काफ़ी पहले बन गया। आ रहा है समझ में?
अब इसलिए ना इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें आपको इसकी हिंट दिखाई देगी कि घोड़ा खरीद रहे हैं, समझ आ रही है बात, और कुछ इस तरीके की चीज़ें, पोस्ट से हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है? पोस्ट से मतलब कि मैं ऑफर भेज रहा हूँ बाय पोस्ट, आ रहा है समझ? अब बहुत कम लोग जानते हैं जबकि बहुत बड़ा काम है, समझ रहे हैं? इंडिया पोस्ट जो है वो किसी भी बैंक से ज़्यादा पैसे होंगे उसके पास, लोगों के डिपॉजिट्स, पता है बात? पोस्ट ऑफिस बैंक का काम करता है और बैंक्स वगैरह से बहुत पहले से, ठीक है? इंटरेस्ट मिलता है, आप डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट करवा सकते हो, एफडी करवा सकते हो, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और वो ज़्यादा सिक्योर है, बैंक से ज़्यादा सिक्योर है, पता है तुमको? क्योंकि वो डायरेक्टली अंडर गवर्नमेंट है। बैंक्स को तो क्या कर रखा है सरकार ने, गारंटी दे रखी है, और बैंक्स का इंश्योरेंस, खैर चलो उसमें नहीं सर पड़ता। सरकार के पास पैसे की कमी होगी तो अगर मैंने पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब एफडी करा करके, सरकार के पास अगर पैसे की कमी होगी या फिर कोई दिक्कत होगी तो मेरा पैसा भी सर मिलने में दिक्कत बेटा अगर मान लो सरकार ने तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो पूरा देश ही क्रैश कर गया ना, मतलब तुम्हारा पूरा सिस्टम ही क्रैश कर गया। सरकार पैसे नहीं दे रही मतलब क्या कि इकोनॉमी बहुत नहीं गिरी हुई, इकोनॉमी खत्म ही हो गई है ना, नहीं आया समझ में? अगर तुम सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते तो किस पे करोगे फिर? क्लियर है? मतलब लोग चोर हो सकते हैं इंडिविजुअली, सरकार एज ए मशीनरी चोर अगर हो गई डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो हो ही जाता है, लेकिन डायरेक्टली हो गई तो फिर तो कहानी बच जाएगी। खैर ये सब में क्या को पढ़ना, ये कब से एक्टिवेट हुआ? सितंबर 1, 1872। ये वाला सब्जेक्टिव है, पहले ये सब डेट वेट बहुत काम की होती थी, अब इतना वैसे नहीं होता क्योंकि एमसीक्यू नहीं है, सब्जेक्टिव है पूरा, तो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ही आते हैं। खैर इस कानून में लिखा हुआ है कि भाई डिफाइन करता है ये कानून कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ को, और अमेंड मतलब समय समय पर चेंज करना, आ रहा है समझ? कहाँ एक्सटेंड होता है? पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर 370 के रिमूवल के बाद, आ रहा है समझ? ठीक है ना? स्पेशल स्टेट का दर्जा था, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कोई भी एक्ट है वो लागू होता था जब, तो वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ के स्टेट एक्ट से भी पास होगा तब वहाँ पर लागू होगा। अच्छा, मतलब वहाँ के लिए स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त था ना, और एक्चुअली में जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस थी, अदरवाइज तो स्पेशल स्टेट गोवा भी है, पर गोवा जाएगा कहाँ? ये यहाँ क्या है, दूसरे तीसरे देशों से घिरा हुआ था, अरे समझ में, तो इस पर लिबर्टी ज़्यादा थी, क्लियर है ना? ठीक है, इसलिए गोवा को हमने कहा हाँ तुम हो जाओ स्पेशल, लेकिन तुम क्या ही करोगे स्पेशल होकर के। खैर चलो, स्कोप एंड डिवीजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द एक्ट डील्स मोस्टली विद जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना? तो 1 से लेकर 75 तक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 124 से 238, देखो ध्यान से बीच का मिसिंग है, हाँ 76 से ऐसे मिसिंग है। क्या है इतना, इसको लोड मत लो, क्योंकि क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो था वो इसी का हिस्सा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो था वो इसी का हिस्सा था, जो इसमें से अलग करके बनाया गया। 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसके प्रोविजन इसमें से अलग करके एक अलग एक्ट बन गया, तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करते हैं मेनली, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिसमें कि मैं किसी व्यक्ति को गारंटी दे दूँ, ये जो इंडेमनिटी गारंटी है ये क्या है? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी वर्ड का मतलब है लॉस की भरपाई, और गारंटी जो है वो क्या है? जैसे लोन लिया, किसी ने लोन लिया तो फिर कुछ कोलैटरल दे दिया, नहीं सर मतलब जिसका जितना अरे मैं बता रहा हूँ ना, 2 मिनट रुको तो ठीक है, 2 लोगों ने किया, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने लोन लिया, मैं सी हूँ, मैं बी को बोल रहा हूँ कि हाँ ए तुम्हारा लोन चुका देगा, गारंटर। हाँ अब सर एक बार फिर से बात कीजिए। ए ने ए को लोन दिया, किसने? बी ने, और मैं जो हूँ एज ए थर्ड पर्सन मैं बी को गारंटी दे रहा हूँ कि नहीं ये लोन चुका देगा, नहीं तो मैं चुकाऊंगा। इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ये कवर करता है, आ रहा है समझ में? बेलमेंट मतलब कि मैं किसी को गुड्स दे रहा हूँ, ओनरशिप नहीं दे रहा, जस्ट लाइक किराए से दे रहा हूँ, कस्टडी में दे रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, प्लेज गिरवी रखने के, किसी को एजेंट बनाने के, ये सब पूरे फुल टॉपिक्स हैं, क्योंकि एक एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी बातें होती हैं, आ रहा है समझ में? है ना? ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखो क्या बोल रहे हैं, इनन्यूमरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर्म्ड इन रेगुलर बिजनेस डीलिंग्स। सोचो डेली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन।
आप कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो तो आप उसमें ये तय करते हो कि भाई तुम्हारी ये जिम्मेदारी, हमारी ये जिम्मेदारी, और एक बार बात तय हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड नाउ you are obligated to perform it, I am obligated to perform it. So we cannot back off from our obligations. Legally enforceable हो जाती हैं वो obligations. So मतलब if you back off, then you will have to indemnify the other party of the loss they have incurred due to your breach of contract. आपने जो contract तोड़ा उसके कारण सामने वाले का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई फिर आपको करनी पड़ेगी. बहुत आगे के टॉपिक में है. यह भी सबसे फर्स्ट चैप्टर है जिसमें कि हम देखो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग चैप्टर इंडिपेंडेंट होंगे. हम पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की ही बात कर रहे होंगे, बस उसके अलग अलग हिस्सों की. ठीक है ना. कानून एक ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट है जो बाकी नॉर्मल थ्योरी सब्जेक्ट से बहुत अलग है. इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो तो वो ओपिनियन बेस्ड होता है काफ़ी कुछ. ओपिनियन बेस्ड मतलब मन से लगा लो 4 चीज़ें, लॉजिक से डिराइव कर लो, आपका जनरल नॉलेज कुछ है तो वो लगा लो. कानून बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, ये रूल है तो यही रूल है. आ रहा है समझ? आप लॉजिकली कुछ सोच लो, पर अगर कानून में लिखा हुआ नहीं है तो उस बात का कोई मतलब नहीं. आप ये समझो कि कानून बना लॉजिक पर ही, पर जितने बुद्धिजीवी थे और 100-150 सालों में लगभग जितना भी कुछ हो सकता था वो सारा उन लोगों ने सोच लिया और लिख दिया. समझ रहे? अब आपकी जो भी बात है वो उससे कहीं ना कहीं अगर रिलेट होती है तो ठीक है, अदरवाइज उसके कोई मायने नहीं है. तो प्रपोजल हो जाएगा अगर कोई अलग ही चीज़ हम बोल रहे हैं तो प्रपोजल हो गया ना वो. नहीं, प्रपोजल तो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना. प्रपोजल को ही तो एक्सेप्टेंस मिलती है. अभी देखेंगे अपन. मैं ये कह रहा हूँ कि लीगली इन्फोर्सेबल चीज़ें कब होंगी? जब कॉन्ट्रैक्ट की बातों का पालन करोगे आप. सिनेरियो इसमें है, एक एक प्रोविजन को लेकर हम जो भी बात करेंगे ना वो 95% वैलिड होगा. 5% उसके हमेशा क्या निकल जाएंगे? एक्सेप्शन. जैसे कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कभी कभी बन जाएगा. तो हम लोग नॉर्मली जनरल रूल की ही बात करेंगे. समझ में आ रही है बात? ठीक है ना. तो एक कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ही तय करते हैं. कोडिफाई करना यानी लिख देना, रूल्स उसके डिफाइन कर देना, है ना. तो अच्छा, ये वाली ब्रांच है लॉ की, ये डिफाइन नहीं करती राइट्स एंड ड्यूटीज. मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ अ ब्रांच ऑफ लॉ जो कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं. हम लोग सारे कानून नहीं पढ़ रहे हैं, कोई क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ रहे हैं कि जेल जाओगे, ये नहीं करोगे तो वो नहीं करोगे तो. हम लोग एक सिविल लॉ पढ़ रहे हैं. हमारा कानून जो है वो 2 टाइप के पूरे बताता है. इंडिया में 1000 से ज़्यादा कानून है, 1000 से ज़्यादा. हर कानून में बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो लिखे हुए हैं. बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली बेसिस पर करते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इलीगल या वैसी हो सकती है. समझ में आ रहा है? तुम किसी को गाली दे रहे हो, किसी को धक्का दे रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पोटेंशियल ऑफेंस. अगर मान लो कि वो सीरियस हो जाए और वो अगर कहाँ पर पहुँच जाए, कोर्ट वोट में पहुँच जाए तो. अरे समझ में? ठीक है ना. तो ये वाली जो ब्रांच है ये डिफाइन नहीं करती. मतलब ये नहीं बोलता कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, ये कौन तय करता है? ये तो आप खुद तय करोगे ना. समझ में? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी, क्या हमारी जिम्मेदारी, ये कौन तय करेगा? अपन लोग तय करेंगे. लिख के कर लें, बोल के कर लें. अच्छा, कानून ये नहीं कहता कि लिख के ही करना ज़रूरी है. आप बोल के कर रहे हो वो भी लीगली क्या है? एनफोर्सेबल. यहाँ पर एक और बात करनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना. वो क्या है कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, समझ में आ रहा है, तो कानून किस लेवल तक जाएगा इस बात को समझना. ठीक है. मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि बोल के कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है. अब मान लो कि तुम ये सोचो कि अगर किसी ने झूठ बोल दिया तो क्या होगा? सर अगर लीगली नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते. नहीं समझो, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये कैलकुलेटर खरीदोगे 300 रुपये में, है ना. तुमने बोला हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया. अब तुम बंध गए 300 रुपये देने के लिए, मैं बंध गया ये कैलकुलेटर देने के लिए. समझ में आ रहा है? ठीक है ना. अब तुमने कल को क्या बोल दिया कि नहीं खरीद रहे, और तुम ये बोलने लग गए कि मैंने हाँ ही नहीं बोला. अब नहीं तो सबसे मेन बात यह है कि कानून इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता. तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है? मुझे क्या करना पड़ेगा समझो. कानून मेरी मदद तब करेगा जब पहले ये एस्टैब्लिश हो जाए कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था. तो ये अलग लेवल से प्रूफ होगा. समझ रहा है? ये कैसे प्रूफ होगा
कोई सबूत होगा, किसी ने सुना होगा, कोई बात हुई होगी, तो फिर क्या होगा, है ना। एक सेकंड यार, मेरी क्लास चल रही थी। नहीं, कोई नहीं। वो मैंने एक को नंबर दिया था, तुम्हारे पास आया होगा कॉल। हाँ, तो राइट्स एंड ड्यूटीज कौन डिफाइन करेंगे? हम ही लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो कानून है ना, हाँ, तो अगर किसी ने झूठ बोल दिया तो क्या होगा? कानून आपकी तब हेल्प करेगा। पहले ये इन्वेस्टिगेशन ये अलग लेवल पर, इसके लिए अलग कानून है कि एविडेंस कैसे निकाले जाएंगे। तो जब ये साबित हो गया कि इसने बोला था, समझ रहा, मैंने ऑफर दिया था, इसने एक्सेप्ट किया, अगर ये स्टैब्लिश हो गया तो कानून बोलता है कि अब इसको निभाना पड़ेगा। मान लो ये प्रूव हो गया कि इसने नहीं बोला था, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो फिर कानून आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो हम कानून में एंटर ये प्रूव होने के बाद करेंगे। मैं एक्चुअली में वो चीज़ें बता दे रहा हूँ जो इतने सालों में बच्चे डाउट्स के रूप में पूछते हैं। आ रहा है समझ में, है ना, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स लिमिटिंग प्रिंसिपल्स अंडर विच पार्टीज में क्रिएट देयर ओन बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। मतलब हाँ, जो वादा किया वो तो निभाना ही पड़ेगा। कानून कैसे बना हुआ है? कानून ये बताता है कि भाई ये काम नहीं कर सकते, दायरा बता देता है कानून, बाउंड्रीज बताता है, इसके अंदर रह करके आपको जो करना है वो आप करो, इलीगल काम नहीं करना है, समझना है। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं जो कि आपको नहीं करना है। ये सजा देने वाला नहीं है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी इनवैलिडिटी पर बात करेगा, बताने वाला है कि ऐसा करना है। ये एक्चुअली में क्या कर दे रहा है ना, इसका सबसे मेन पर्पस इस कानून का क्या है? ये आपके बहुत सारे अलग अलग राइट्स है वो सब नहीं डिफाइन कर रहा, ये सिर्फ आपको किस बात पे फोकस कर रहा है कि भैया देखो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो निभाना पड़ेगा, समझ आ रहा है, नहीं है वैलिड तो मत निभाओ। कब वैलिड होगा, कैसे बनेगा, समझ आ रहा है, ये सारी बातें जो है वो ये कानून डिफाइन करेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता क्या है? सबसे पहली बात तो कि ये लीगली एनफोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स की जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। मतलब लीगली एनफोर्सेबल जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, है ना, उसके मैटर्स आइडेंटिफाई करता है। क्या मतलब है इस बात का? लीगली एनफोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भाई जो भी आप लोग बात करोगे, जो भी ऑफर या एक्सेप्टेंस होगा, उसको ये लोग क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने तुमसे बोला कि कैलकुलेटर लोगे क्या, ये एक ऑफर कहलाता है, तुमने एक्सेप्टेंस दे दी तो ये बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट। द मोमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, समझ में आ रहा है, तो अब ये वैलिड है, तो अब ना तुम कर सकते हो ना मैं, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये एनफोर्सेबल हो गया। एनफोर्सेबल मतलब कि अगर तुम मना करोगे तो मैं पुलिस में जाऊंगा और मैं तुमको एनफोर्स करवा सकता हूँ तुमसे। लीगली मतलब इस कानून ने इसको क्या किया है? एनफोर्सेबिलिटी प्रोवाइड की है। तो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का काम क्या है कि दो लोगों के बीच में जो बातचीत तय हुई है उसमें लोग बैक ऑफ ना करें, इस बात को तय करते हैं। आ रहा है समझ में? तो एनफोर्सेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कौन लेकर के आता है? लॉ, है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो क्या होता है, जैसे कानून डिफाइन होता है ना, तो खैर चलो आगे बताता हूँ। मतलब डोमेस्टिक वाले नहीं काउंट होते इसमें, घरेलू वाले नहीं होते। मैं भाई बहन से, अपने मम्मी पापा से जो भी बात कर लूँगा, मम्मी बोल रही कि हाँ सब्जी लेकर के आ जाओ तो फिर तुमको पापा की गाड़ी कार दे देंगे 2 बार के लिए, समझ में आ रहा है, फिर तुम ले आए लेकिन वो मना कर दिया, बोले अरे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, कोर्ट में जाओगे मम्मी, अब ये सब नहीं होगा। अरे समझ, क्योंकि वो कौन से वाले? डोमेस्टिक वाले। लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना जाता है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता ना, मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट तुमको लगता है मम्मी से के सामने वो लेकर के जाओगे कि मम्मी इस पर साइन करते ना जाए, समझ में आ रहा है, देख थप्पड़ तो फिर समझ में आएगा, क्लियर है, ठीक है। फिर डील्स विद सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, ये सब कुछ है जो अलग अलग चैप्टर्स के रूप में। सर्कमस्टेंसेस डिफाइन करते हैं जहाँ पर प्रोमिसेस मेड बाय द पार्टीज आर लीगली बाइंडिंग, ठीक है ना। जनरली हर बात जो है वो लीगली बाइंडिंग होती है। 2 पार्टीज मान लो कि गुड्स बेचने के लिए आई, ठीक है ना, तो एक पार्टी प्रॉमिस कर रही कि आई विल डिलीवर गुड्स, मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉटल मैं तुमको दे दूंगा, तुम बोल रहे हो पैसे दे देंगे, आ रहा है समझ में? तो पैसे देना तुम्हारी तरफ से ऑब्लिगेशन हो गई, बॉटल देना मेरी तरफ से ऑब्लिगेशन हो गई, क्लियर है। व्हेन बोथ पार्टीज प्रॉमिसेस आर मेड विद फ्री कंसेंट, जो टर्म्स है ना उसके मीनिंग लिखते हैं ना, शुरू में
कुछ क्लासेस में, अभी हम लोग ऑल्टरनेट लगाएंगे, ठीक है ना। अभी शुरू में कुछ क्लासेस में आपको बहुत सारे टर्म्स के मीनिंग लिखने पड़ेंगे, वो पूरे थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या होंगे, रिपीट होंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। ठीक है। तो फ्री कंसेंट क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सेप्टेंस, ऐसे लिख लो उसको। फ्रीडम ऑफ, यानी आपकी चॉइस रहती है आपको कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना है या नहीं करना है। फ्रीडम ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्टेंस। देखो कानून ऐसा बना है कि कोई आपको जबरदस्ती किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फंसा सकता। समझ आ रही है ये वाली बात? कानून ऐसा बना है कि कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं फंसा सकता कॉन्ट्रैक्ट में, आपकी मर्जी है तब आप उसमें बंधे हो, और इसलिए आप बैक ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि धोखे से आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए और फिर आप बाहर नहीं निकल पा रहे। समझ रहे? आपने अगर अपने पूरे होशो आवास में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो ही क्या होता है, तो ही आप बैक ऑफ नहीं कर, तो ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मतलब पॉइंट ये है कि अगर मान लो आपकी कंसेंट ना हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। ये क्लियर है क्या? कम हो ही नहीं रहा। ठीक है बेटा, है ना? तो एंड मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। ऑफर, बिना ऑफर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है। कि अनजाने में सडनली मुझे पता चला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर, कोई भी ऑब्लिगेशन जो आपके ऊपर है ना वो धोखे से नहीं आएगी। समझना रहे? कोई अनपढ़ भी होगा ना तो भी उस पर ऑब्लिगेशन नहीं आता है जब तक कि वो समझ ना जाए कि वो किस चीज़ में इंटर कर रहा है। ये वाली बात समझ में आ रही? कानून में इस बात के प्रॉपर प्रोविजंस हैं कि कोई भी व्यक्ति धोखे से तो एंटर नहीं हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। कैपेसिटी 18 साल से कम के, कौन कौन है 18 साल से कम का? तीनों हो ना, तो तुम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो ही नहीं। समझना है? और ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सुपर पावर। पता है ये बात? कैसे? नहीं 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 नहीं, ये ज़्यादा हो गया। जैसे अगर आपने बाल सुधार गृह में चले जाओगे। जैसे आपने मैंने पार्टनरशिप करी, आप मेरे को अपनी पार्टनरशिप फर्म रख सकते हैं, ये बस प्रॉफिट के रख सकते हैं, लेकिन माइनर ऐसा थोड़ा बाहर निकलो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने तो ये पार्टनरशिप का पढ़ा होगा ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ भी करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम क्राइम व्राइम की बात कर रहे हो, वो अलग मैटर है। कॉन्ट्रैक्ट की बात मतलब मैं अगर मान लो तुम माइनर हो तो फिर तुम तो देखो समझो, मान लो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करें, मान लो हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करें, मैं इसको कैलकुलेटर बेचूँ कि भैया तुम 300 रुपये में ये कैलकुलेटर खरीद रहे हो, उसने बोला हाँ। समझ आ रहे है ना? अब क्या होगा, मान लो मेरे को ग्राहक मिल जाए 400 का, तो बोलेगा नहीं दे रहा, तो क्या ये इन्फोर्स कर सकता है मुझे? हाँ कर सकते हैं, ये मुझे इन्फोर्स कर सकता है। समझ आ रहे है ना? ये मना करे तो मैं इन्फोर्स कर सकता हूँ नहीं, इसको ये मेजर को, ये मेजर को कर सकता हूँ ना मैं। आ रहा है ये समझ में? ठीक है। पर मान लो कि इससे मैंने कैलकुलेटर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, क्लियर है कि भाई ये खरीदोगे? इसने बोल दिया हाँ, ठीक है। और फिर कल को क्या बोल दिया इसने कि नहीं, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं हो सकता सर। पर अगर आपने बेचने से मना कर दिया तो ये कर सकता है इन्फोर्स, माइनर भी कर सकता है, माइनर इन्फोर्स कर सकता है, और मैं माइनर नहीं के कर ऊपर सकता। एनफोर्स नहीं हो सकता। माइनर के ऊपर इन्फोर्स नहीं हो सकता। आ रहा है ये समझ? क्लियर है? पर ये लीगल मैटर है। समझ आ रहा है? ठीक है ना? मैंने क्लास में बताया था, मान लो तुम्हें गर्मी लगी, तुम गए कहीं गन्ने का जूस पीने, तुमने कहा एक गिलास जूस देना भैया, तुमने पी लिया, तुमने बोला माइनर है, हम नहीं दे रहे पैसे, तो बेटा वहीं बंदा उठा करके ऐसा पीटेगा। समझ रहे? तुम उसको बोलते रह जाओगे कि अरे कानून में लिखा है ये वो ऐसा वैसा, क्योंकि बेटा वो फैसला वहीं कर देता है। समझ? तो बहुत सारे फैसले वहीं के वहीं हो जाते हैं। आप किसी को
कानून कोई ऐसी चीज़ नहीं है पिस्तौल की किसी को वहीं वहीं रोक ले। आप कोई भी एक्ट होने के बाद क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। फिर गन्ने वाले से लीगल कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, फिर एनफोर्स आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो वो लीगली कहलाए, समझ में आ रहा है, आप इन्फोर्स कर सकते हो। मेन बात ये है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप कहाँ नहीं जाते, कोर्ट नहीं जाते, होती लीगली एनफोर्सेबल हर चीज़, समझ में आ रहा है। आप एक दुकान में जाकर के एक कंघी भी खरीद रहे हो तो उसका भी केस हो सकता है, लोग करते नहीं हैं क्योंकि ना किसी के पास इतना टाइम है, ना मतलब टाइम तो है ही नहीं ना। बस समझ रहा है, इसलिए इसका यूज़ मेनली कौन करता है, बड़े बिजनेस। क्लियर है? चलो फिर देखो, अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर है? कैपेसिटी की बात की पूरा है डिटेल में। अब एसेंशियल्स कवर्ड इन दिस यूनिट। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है ना। तो ऑफर एक्सेप्टेंस होता है ना, और फिर वो कैंसिल कैसे होगा। तो रिवोकेशन का मीनिंग लिख लेना, कैंसिलेशन। रिवोकेशन बोले तो कैंसिलेशन। ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, फ्री कंसेंट। अगर मान लो कि मैं तुमसे बोलूँ कि भैया ये कैलकुलेटर ले लो, समझ में आ रहा है, फिर मैं गन निकाल के बोलूँ प्लीज़, आ रहा है समझ, तो ये क्या हो गया, दिस इज कोर्जन। कोर्जन का मतलब क्या है, ज़बरदस्ती, समझ में आ रहा है। ऐसी कोई ज़बरदस्ती जो आईपीसी में मना हो, इंडियन पेनल कोड में। मैं तुमको धमकी दे करके, समझ में आ रहा है, या कोई भी क्राइम करके या उसकी धमकी दे करके तुमसे क्या करना हो, एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस ले रहा हूँ। ध्यान से समझना, चोरी नहीं कर रहा हूँ मैं, छीन नहीं रहा हूँ कुछ, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये कैलकुलेटर खरीदो 1000 रुपये में, और तुम इसके लिए हाँ जो कर रहे हो वो फोर्स के कारण कर रहे हो, समझ में आ रहा है। तो बाद में तुम मना कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तुम पुलिस में ये नहीं कंप्लेन कर सकते कि लूटा, मैं बोलूँगा कि देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो पॉइंट ये है कि कानून ये बोलता है कि भैया तुम इसको फिर कैंसिल कर सकते हो। वही तो फोर्स हो गया ना। तो पुलिस उसको नहीं लिख सकती कि इलीगली किया कॉन्ट्रैक्ट। सुनो, अरे प्रूफ कैसे करेंगे, ये बात मैंने पहले समझाई ना कि ये नहीं हो सकता है डिस्कशन, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। प्रूफ तुमको करना पड़ेगा तब जाकर के ये एक्टिवेट होगा। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, है ना। मैं तुमको ये कैलकुलेटर बेच रहा हूँ ज़बरदस्ती, क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ कि भैया इसको खरीद लो 1000 रुपये में, नहीं तो गोली मार देंगे, क्लियर है। तो तुमने बोल दिया हाँ, ठीक है। अभी क्या है कि ये कैलकुलेटर तुम्हारे पास आ गया, मैंने तुमसे पैसे ले लिए। कानून कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है तुम्हारे एंड से। नहीं, ये कोर्शन है। अंडर इन्फ्लुएंस मेंटली प्रेशराइज करते हो कि भाई हमारे तुम्हारे रिलेशन अच्छे हैं, तो मैंने तुमको ज़बरदस्त, तुम्हारा मन नहीं था, फिर भी किसी न किसी तरीके से तुमको प्रेशराइज करके क्या किया मेंटली कि तुम मना नहीं कर पाओ, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या किया हमने, कैलकुलेटर भेज दिया तुमको ज़्यादा, क्लियर है। साबित करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तभी क्या होगा, आप इसको कैंसिल कर पाओ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तुमने बोला कि भैया ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल करना है, पैसे वापस करो, कैलकुलेटर ले लो। मैं कह रहा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो तुम क्या करोगे, कोर्ट में केस करोगे। कोर्ट में केस करोगे, और इफ़ यू आर एबल टू प्रूव इट दैट यू हैव गिवन योर एक्सेप्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द undue influence or the coercion or fraud or misrepresentation, whatever, समझ में आ रहा है, the contract becomes voidable and you are allowed to cancel the particular contract. I am not allowed to cancel the contract. You are allowed to cancel the contract. तो जो पार्टी के साथ गलत होता है उसको ऑफिशियली क्या बोलते हैं, अग्रीव्ड पार्टी। इसके साथ तुमसे एक्सेप्टेंस ली ना, झूठ बोल करके, अंडर इन्फ्लुएंस करके, कोर्जन करके, ये सब फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ आ रहे हैं समझ। तो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑफर एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, और हम लोग पढ़ेंगे इन्फोर्सेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। देखो जब बनाया ना कानून, तब हमने बोला कि हाँ यार ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और
फिर कॉन्ट्रैक्ट सबको निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर केस है। तो फिर तो घर घर में लड़ाई हो जाएंगी इस चक्कर में। समझ ना रहे कि भाई बहन ने बात की और फिर लड़ाई हो गई तो वो जा करके पुलिस में कंप्लेन कर रहा है, तो बहुत केओस सा मच जाएगा। इसीलिए फिर एक पॉइंट डाला कि नहीं, ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ क्या होना चाहिए, एनफोर्सेबल। तो इन जनरल तो एनफोर्सिबिलिटी अपन लोग मान लेंगे, कहाँ पर एनफोर्सेबल नहीं होता है ये समझो। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में समझना है इंटेंशन क्या है, इंटेंशन समझते हो ना, इंटेंशन अगर आपकी क्या है कि यार लीगली एनफोर्सेबल नहीं, मैं अपने दोस्त को डिनर पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ, समझ ना, उसने हाँ बोल दिया लेकिन बाद में नहीं आया, तो मैं कह रहा हूँ अरे तूने कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ दिया, हाँ बोला था तूने नहीं आया। फिर ये डोमेस्टिक वाली बात है, आप उससे बुरा मान सकते हो, समझ में आ रहा है, लेकिन आपके ऊपर केस नहीं हो सकता। ये वाली बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अलग कैसे होंगी, ये डोमेस्टिक है और ये देखो क्या होता है ना, अगर मान लो कि कोई चीज़ है आप केस करोगे उसमें, ठीक है ना, तो आमतौर पर ये सारी चीज़ें जो कि जितनी भी अनसॉल्वेबल चीज़ें उसका डिसीजन कौन लेगा, कोर्ट। कोर्ट कैसे लेता है, एक तो कानून में जो लिखा है उसके बेसिस पर और एक पास्ट केसेस के बेसिस पर। देखो 100% सिचुएशंस कवर नहीं हो सकती कानून में, बहुत सारी सैकड़ों सिचुएशंस कवर समझना रहे कि जितनी प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं है, जितनी प्रैक्टिकली होती है। आ रहा है समझ में, मैंने कॉमन वाली तो ऑलमोस्ट सारी इन लोगों ने कवर कर ली, कुछ को छोड़ करके। आ रहा है समझ में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके बाकी सब तो इन लोगों ने क्या कर दिए, कवर कर दिए। क्लियर है, ठीक है। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब कैसे हुआ नहीं? इन्फोर्सिबिलिटी चालू ही कर रहा हूँ और इन्फोर्सिबिलिटी ही बता रहा हूँ। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको निभाना पड़ेगा, मैं निभवा लूँगा, नहीं तो मैं पुलिस के पास चले जाऊँगा, आपको निभाना ही पड़ेगा। यही थीम है इस पूरे कानून की, जो वादा किया हो एनफोर्सेबल है। और जो एक्यूज रहेगा वो एनफोर्सेबल रहेगा कि वो पुलिस नहीं कर सकता। देखो दोनों पार्टीज़ के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन, कि दोनों पार्टीज़ को क्या करना पड़ेगी, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन जो भी उन लोगों ने कंसिडरेशन तय किया है वो क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आ रहा है ये समझ में, ठीक है। एनफोर्सेबल मतलब यही तो है एनफोर्सेबिलिटी, कि मैं सामने वाले को मजबूर कर सकता हूँ कि अपना पार्ट परफॉर्म करो, और क्या है एनफोर्सेबिलिटी। तो जैसे ए और बी दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ। तो दोनों एनफोर्सेबल हो गए एक दूसरे के लिए। अगर कोई एक बिल्कुल कुछ गलत करता है तो ठीक है, गलत करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ता है, नहीं निभाता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं उसमें गलत। कॉन्ट्रैक्ट निभवाने के लिए एनफोर्सेबिलिटी है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अभी अपन लोग डिटेल में पढ़ते हैं इसको। पहले देखो वॉइडेबल अग्रीमेंट कौन सा होता है। सर जिस भी आदमी है, जिस भी चीज़ को हम जानते हैं उधर डोमेस्टिक आ जाता है। नहीं, आप तो कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं करते हो ना भाई। मैं तो पास की दुकान में जाकर के ब्रेड खरीदता हूँ तो वो भी उनको भी मैं जानता हूँ, समझ में आ रहा है। तो वो एक वहाँ मेरी इंटेंशन लीगली होती है। डोमेस्टिक का मतलब ये होता है कि भाई मैं अगर उसने नहीं निभाया तो मैं केस नहीं करूँगा। मैं जब किसी को बर्थडे में इन्वाइट कर रहा हूँ तो क्या मेरी इंटेंशन है कि अगर उसने नहीं निभाया तो मैं कोर्ट में जाऊँगा, नहीं। समझ में आ रहा है। भाई बहन से कुछ भी चीज़ें जो तय हो रही हैं वो बहुत ही डोमेस्टिक लेवल पर होती हैं। पॉलिटिकल जो होती हैं, रिलीजियस जो होती हैं, समझ में आ रहा है। पूजा करने की एक विधि नहीं निभाई तो पाप लगेगा, जेल नहीं जाओगे। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चीज़ें जो है वो डिसाइड करें। क्लियर है, ठीक है। अब क्या है वॉइडेबल अग्रीमेंट, क्या है इसको लिख लो, कैंसिलेबल, है ना। एक पार्टी के एंड पे कैंसिलेबल। फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा, कैंसिलेबल। फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कैंसिलेबल। ठीक है बेटा। कैंसिल एक पार्टी कैंसिल कर सकती है, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। एग्रीमेंट की बात की पहले, अग्रीमेंट के बाद ही ना, पहले तो बना ही नहीं ना। नहीं आया समझ में, पहले तो बना ही नहीं ना। तो आप मतलब कि कैंसिल नहीं कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद। कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कैंसिल नहीं कर सकते, हाँ, बट अगर फ्री कंसेंट नहीं है वैसा वाला बना है तो मतलब लीगल नहीं है। पूरी तरीके से वैलिड नहीं है ना। मतलब मैंने
देखो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेचने की बात, मैं ये कैलकुलेटर बेचने की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, वैलिड है, तो ना मैं वो कर सकता हूँ ना तो। पर अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया, एक्सेप्टेंस ज़बरदस्ती ली, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कैंसिलेबल। किसके एंड से, तुम्हारे एंड से, ठीक है ना। तो या तो वैलिड होगा या तो कैंसिलेबल होगा, और या तो होगा वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है बेटा, इनवैलिड। इनवैलिड है तो इसका क्या मतलब है कि इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल नहीं है इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने अपनी बात नहीं निभाई तो भी केस नहीं कर सकता। तो कानून ने बहुत सारी सिचुएशन इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रखी हैं जिसमें कि क्या है, इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी भी व्यक्ति से ऐसा अग्रीमेंट करते हो, आप अगर किसी भी व्यक्ति से ऐसा अग्रीमेंट करते हो जैसे कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम जीवन भर शादी मत करना, ये अग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल उस प्रोविजन के कारण इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आया है कि ऐसा वाला अग्रीमेंट आप नहीं कर सकते, ये अग्रीमेंट ही वॉइड है। ऐसा क्यों? देखो क्या है, कुछ चीज़ें ह्यूमन राइट्स की कवर की गई हैं, आ रहा है समझ, तो वो चाह करके भी, लिबर्टी है ना, फ्रीडम है ना हर व्यक्ति के पास, आ रहा है समझ। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अरे भैया देखो समझो, पहले क्या होता था, पहले होते थे बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर, सुना है क्या होता था उसमें, कि भैया मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम जीवन भर के लिए गुलाम बन जाओ, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दूँ, जीवन भर के लिए गुलाम बन जाओ, बताओ बनोगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तैयार हो गया, समझ में आ रहा है, तो वो जीवन भर के लिए गुलाम बन गया ना। तो पॉइंट ये है कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तो इसमें लड़ाई ही होगी या तो फिर प्रॉब्लम्स ही होंगी, और ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है कि उनके कितने अगेंस्ट है, जो कि बाद में उनको रियलाइज़ होती है, तो फिर ये समस्याएं होती हैं। ऐसी चीज़ों को कानून ने क्या बोला कि ये वैलिड ही नहीं है, तुम करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ अधिकार तुमको ऐसे दे दिए कि तुम चाह करके भी उन अधिकारों को त्याग नहीं सकते। तुम मत करो शादी, वो अलग मैटर, पर तुम कॉन्ट्रैक्ट करके इस अधिकार को नहीं त्याग सकते, तुमको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं करो, नहीं आया समझ में। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे कल्चर और उन सारी चीज़ों से मिल करके बने हुए, समझ में आ रहे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखी हुई है, और बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन से भी आई हुई है। क्लियर है। आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके ना कोई बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, समझ में आ रहा है। मैं किसी को बोलूँ कि भैया तुम 10 लाख रुपए ले लो, लेकिन ये वाला बिजनेस मत करना इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि मेरा भी है, तुम क्लासेस मत खोलना, समझ में आ रहा है। क्या होगा, आप पैसे ले लो, समझ में आ रहा है, फिर वो बिजनेस खोल लो, बोले 10 लाख रुपए ऐसे से खोल लेता हूँ, अरे वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि तो लीगली एनफोर्सेबल नहीं। मैं पैसे वापस ले पाऊंगा शायद, पर मैं किसी को इस बात के लिए एनफोर्स नहीं कर सकता कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो निभाओ, क्योंकि ये वाला कानून में ही इनवैलिड। बट अगर ऐसा किसी ने कहीं इन्वेस्ट किया मतलब किसी कंपनी में और फिर वो कहीं और नहीं कर सकता इन्वेस्ट एग्जांपल, तो ये कैसे वैलिड होगा? मतलब मैं इस कंपनी का ओनर मैं कहीं और ओनर नहीं बन सकता। एक सेकंड, तुम पार्टनरशिप की बात कर रहे हो या इंडिविजुअल की? कॉन्ट्रैक्ट सर, मैंने उसका ये कहने का मतलब जैसे कि एक सेकंड, उसके वो बताएगा ना उसका क्या मतलब। अरे तो तुम अपना डाउट पूछना ना, उसको पूछने दे। पार्टनरशिप एक्ट में इसका एक्सेप्शन दिया हुआ जो मैं बता रहा हूँ, अरे समझ, पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बोलते हैं इसको, इसका एक्सेप्शन है कि जब आप पार्टनर हो तब आप कहीं और बिजनेस नहीं करोगे, है उसकी पूरी डिटेल है। और तुम्हारे दिमाग में आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, आगे है इसके लिए प्रोविजन। पार्टनरशिप में अलाउड है और नॉर्मली मना है, मैंने बताया ना, हर चीज़ 95% वैलिड रहेगी, अरे समझ, हर चीज़ के एक्सेप्शंस रहेंगे। इसमें और भी प्रोविजन आते हैं कि आपने अपना बिजनेस बेच दिया तो थोड़े टाइम के लिए आपको रोका जा सकता है, लेकिन रीजनेबल होने चाहिए कि आसपास के इलाके में आप उसको बिजनेस करने नहीं दोगे, समझना है। कुछ पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए आप बिजनेस करने नहीं दोगे, क्लियर है। इसका एक्सेप्शन में है। हाँ मतलब ये अलग बात है,
समझ रहे हैं? अभी अपन लोग क्या समझ रहे हैं? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? इनवैलिड। Enforce नहीं है। दो चीज़ें हैं, एक वॉइड एग्रीमेंट जो कि बनाना चाहो बन ही नहीं पाएगा, इसमें वैलिडिटी इनिशिएट ही नहीं है। और एक ऐसा है क्या Void ही हो जाता है। कि आपने बनाया और उसके बाद फिर क्या हो रहा है ये Invalid बाद में बात कर में सकते हैं। उसमें उसके रीजन होते हैं कि कानून चेंज हो गया या इम्पॉसिबल हो गया, उस कारण से वो क्या हो गया? इनवैलिड। समझ में आ रहा है? खैर वो सब पढ़ेंगे अपन लोग। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो ये बात है इन्फोर्सिबिलिटी की, अभी आगे भी आएगी। जो डोमेस्टिक वाला मैं बोल रहा था वो आगे आएगा, ठीक है? वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड, तीनों के मीनिंग क्लियर हो गए? वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, क्लियर है ये, है ना? इसको अपन लोग अलग अलग सेक्शन में पूरे डिटेल में पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब देखो, अब कॉन्ट्रैक्ट को अपन ने बोला कि ये लीगली एनफोर्सेबल रहेगा, तो अपन ने जोड़ा ऑफर और एक्सेप्टेंस, तो हमने बोला इससे बन जाएगा अग्रीमेंट। और अगर ये डोमेस्टिक वाला नहीं है तो इसमें क्या आ गई? ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबिलिटी। और अगर इसमें एनफोर्सेबिलिटी आ गई तो ये क्या बन गया बेटा? एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा? तो अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी से क्या बनता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। इसकी डेफिनेशन जो लीगल डेफिनेशन है वो यही है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है? अब ये देखो, ये सेक्शन नंबर्स देख रहे हो? ये सेक्शन नंबर्स आपको इवेंचुअली याद करने पड़ेंगे। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। एग्जाम में जब आंसर लिखते हो आप तो आपको प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है? अगर मान लो आपको कोई भी बात बोली जाती है, ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? दोस्तों के साथ खड़े हो, बात कर रहे हो, समझ आ रहा है? तो पॉइंट्स निकलते हैं ना, कोई बोल रहा है कि अरे ऐसा होता है, अरे तुम्हें नहीं पता ऐसा होता है, ठीक है? हवा में बातें कर रहे हो या ऑथेंटिक बात कर रहे हो, ये बात कैसे साबित होती है? कहीं पढ़ लिया, गूगल कर लिया। क्या तुमको लगता है कि गूगल की सारी बातें ऑथेंटिक है? बहुत सारी होती है। गूगल तो सिर्फ सर्च करके दे रहा है ना। मैं अभी ऑनलाइन डाल दूँ, समझ रहे, ठीक है, कि सूरज के 10 साल बचे हैं बस, तो गूगल उसको भी सर्च करके बता देगा। तुम सर्च करो कि गूगल कितने साल बचे हो, वो सूरज के कितने साल बचे हो, वो दे देगा। बताओ ऑथेंटिसिटी कैसे तय हुई? सवाल अभी भी वही है। तुम जो बोल रहे हो और तुम्हारा दोस्त जो बोल रहा है या कोई भी चीज़, तो किसकी बात मानी जाएगी? किस बात का? मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ, कि बात सच है। सच ही तो तुमको साबित करना है ना। कौन सही बोल रहा है ये कैसे तय कैसे होगा? ये कैसे तय होता है? तो जो ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा वो हम्म। अच्छा है, ठीक है, ठीक है। तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, मान लो घर वाले कुछ बोल रहे हैं, मान लो तुम कुछ बोल रहे हो, लॉजिकली, और लॉजिक तो हर चीज़ के होते हैं ना। मूवी में देखा ना अपन ने कि विलेन जो होता है, जो हीरो वाला विलेन होता है, उसके पास भी लॉजिक होते हैं। माँ बीमार थी, बहन की शादी होनी थी, इसलिए अरे यार मेरी बात सुनो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, अगर एक भी चीज़ छूटी ना बीच की तो तुम्हारा पूरा वो सेट उतना पार्ट चला जाएगा, पूरा रिदम में है वो पूरा, ठीक है ना? तुम बात मत करो बीच में, सुनो मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम कैसे तय करोगे कि क्या सही है क्या गलत है? इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मूवीज़ वगैरह में भी लॉजिक हर किसी के पास होता है। मूवीज़ अगर तुम देखोगे तो जो हीरो रहता है वो जो हम करता है तो उसके पास लॉजिक होते हैं। समझ आ रहा है कि अरे उसकी माँ बीमार है या बहन की शादी होनी है तो वो डाका डाल रहा है, सही है। और विलेन ने जिसकी बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई तो वो गलत है। ये तो मतलब चोरी करना भी सही हो जा रहा है, समझ रहे? और कोई हीरो खून कर दे रहा अपन खुश हो रहे, विलेन खून कर दे रहा अपन लोग दुखी हो रहे। कैसे तय हो रहा है क्या सही है क्या गलत है? सिचुएशन से
ये कौन तय करेगा कि किस सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है? सर हम करेंगे। कौन हम कौन तुम? तो सही से ऐसे ही तो सब बोलेंगे ना कि हम करेंगे, दोनों के पास अलग अलग लॉजिक है ना। यही बात कानून तय करता है। लॉ करेगा। सारा कुछ सही या गलत आप कैसे प्रूव करोगे? आप बोलोगे कि भैया मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ये वहाँ लिखा हुआ है उस कानून में, यानी सबसे सच्ची बातें कहाँ हैं? कानून। ये वाली बात समझ में क्लियर है? ठीक है ना? अभी सब छोड़ दो, अभी सिर्फ मेरी बात सुनो, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो आप जब भी कोई बात बोलेंगे, जैसे मान लो कि इसमें मैंने कोई बात बोली, समझ आया, और तुम अग्री नहीं कर रहे, तुम कह रहे सर ऐसा थोड़ी होता है, तो क्या होगा? क्या बोलूँगा मैं, बताओ? कुछ बोल ही नहीं सकते। नहीं नहीं, तुमने मान लो बोला, तो क्या लगता है कि मैं क्या जवाब दूंगा? सर आप प्रूफ दिखा दो कि कोर्ट ने इसको प्रूव कर देते आप उस बात को मैं बोलूँगा कि कहाँ लिखा है। कहाँ लिखा है? अरे सुनो, तुम बोलोगे अरे सर हमने देखा था, हम बोलेंगे तुमने गलत देखा है। क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं? हाँ, क्या गलत चीज़ों को लोग सही मान रहे होंगे? बहुत सारे। जो मैं बोल रहा हूँ उसका बेस क्या है? कानून। समझ आ रहा है ना? इसलिए मेरी बात बिल्कुल सच्ची है। तुम्हारी बात मेरे से ज़्यादा सच्ची कब होगी? जब तुम मुझे बताओगे कि सर इस वाले कानून के इस सेक्शन में देखो ये लिखा हुआ है, तो सेक्शन नंबर इज द एड्रेस जिसको रेफर किया जाता है काहे के लिए? अपनी बात जो आप बता रहे हो, समझ आ रहा है, अपनी बात प्रूव करने के लिए। इसीलिए कोर्ट रूम में मूवीज़ वगैरह में तो इमोशंस चल जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वो सेक्शन ही चलते हैं। कोर्ट में सेक्शन ही चलेंगे, जो लिखा हुआ है कानून वही माना जाएगा। और इसीलिए एज ए सब्जेक्ट लॉ जो है वो थ्योरी का सब्जेक्ट वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि बाकी सब में आप लॉजिक के बेसिस पर यू कैन थिंक, यहाँ पर यू हैव टू फॉलो। अरे समझ, यू कैन थिंक बट ओनली अंडर द बाउंड्रीज गिवन बाय द एक्ट। आपको ये भरोसा करना पड़ेगा कि ये बनाने के लिए बहुत लॉजिक्स डिस्कस होते हैं। कोई भी कानून बनने से पहले क्या होता है? पूरा पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। पार्लियामेंट में कौन लोग बैठते हैं? हर शहर से चुने गए लोग, और एक एक बंदा एक एक शहर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कोई भी एक कानून पूरा देश मिल करके अप्रूव करता है, किसी भी एक कानून को। समझ में आ रहा है? और एक बार बन जाने के बाद एवरीबडी हैज़ टू फॉलो। समझ में आ रहा है? आप ये दलील भी नहीं दे पाओगे कि मुझे कानून नहीं पता था। आपको पता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हो सकता है कि तुम्हें क्या लगे, अनफेयर लगे, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम ये बात नहीं डालेंगे तो फिर कभी किसी के ऊपर केस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर बंदा क्या बोलेगा, पता ही नहीं। समझ में आ रहा है? और देखो कानून बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम लागू तो सब पे कर रहे हैं, तो सबको पता तो है नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए कानून नॉर्मली किन चीज़ों से बनता है? जो हम लोग बचपन से संस्कार या वो सारी चीज़ें सीखते हैं ना, क्या सही है क्या गलत है, समझ में आ रहा है? किसी और को हर्ट मत करो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो अपने अधिकार भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपके अधिकार के दायरे किसी दूसरे के अधिकार को ना छेड़े। इसी तरीके की अपब्रिंगिंग होती है हमारी। तो हमारी अपब्रिंगिंग में एक्चुअली में वो सारी चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है, जो कि सही है, और उनमें से ही चीज़ों को उठा करके बहुत सारी क्या बना दिया गया है, लॉ। इसीलिए हम लोग नेचुरली लॉ के फॉलोअर होते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ पेचीदा स्थितियों में हमको नहीं पता होता कि हमको क्या करना है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको हमने अभी तक एनकाउंटर नहीं किया। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने सारे ब्लैक एंड वाइट सिचुएशंस देखी है, सही गलत, समझ में आ रहा है? आप समझो दो लोग सही हो तो फिर कैसे तय होगा कौन सही कौन गलत? वहाँ पर फिर कानून है। तुम समझो मूवी में देखा है कि भैया हीरो ने क्या किया, ठीक है, कि चोरी करी, समझ में आ रहा है? लेकिन जिस चोरी करी उसकी भी माँ बीमार थी। आप पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं होती ना, क्योंकि भाई ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, समझ में आ रहा है? लेकिन कोर्ट में तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं ना, हर पार्टी के पास अपने अपने लॉजिक्स होते हैं, हम क्यों सही हैं तुम क्यों गलत हो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इस कारण से हर चीज़ का बेस जो है वो सेक्शन है, कानून है। सेक्शंस आर द एड्रेस जिसको कि रेफर करता है वकील। कोई भी केस कैसे होता है,
ठीक है, आप जनरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो किसी भी व्यक्ति से, समझ रहे हो, उसमें फिर बोल रहा है तुमने ये गलत किया, वो बोल रहा है तुमने ये गलत किया, तो हमने कहा चलो फिर लड़ते हैं अपन लोग कोर्ट में, समझ रहे हो। जो वकील है वो आपकी बात सुन करके बोलेगा कि ये देखो सर इस कानून में इस जगह पर ये बात है, आपका वकील आपकी बात ढूंढेगा किसी कानून में कि आप सही हो, समझ रहे हैं। दोनों में से जो बात एक्चुअली में ज़्यादा वैलिड लगेगी जज को, उसके फेवर में वो डिसीजन दे देगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। भले ही दोनों कानून लिखे हुए लॉ में, दोनों कानून सही भी है, पर जिसका उस सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा वो जीतेगा, ऐसा बिल्कुल। जजेस का के लिए, जजेस आर ओनली फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। किसकी कितनी ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी है? इंटरप्रिटेशन मतलब वो ट्राई करेगा, फाइनल डिसीजन वो लेगा, मतलब इंटरप्रिटेशन मतलब सही गलत का फैसला। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है मीनिंग निकालना। सारा सही गलत कहाँ लिखा हुआ है? कानून। जज जो है वो कानून के दायरे से ही बंधा है, वो अपने आप से डिसीजन नहीं, राजा नहीं है वो कि वो जिसको सही बोल देगा वो सही मान लेगा, समझ ना रहे। उसको किस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है? कानून के हिसाब से जो सही है या जो गलत है। अरे सर अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आपके पास और हायर कोर्ट्स हैं। अरे सर तो अगर सर सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन दे दिया तो बेटा इतनी बेइज्जती हो जाएगी पूरे देश भर में, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये सिस्टम जो है वो चलता है, ठीक है ना। सोचो सलमान खान गाड़ी नहीं चला रहा था, जिस जज ने ये डिसीजन दिया होगा, अरे सर ठीक है वो चलता कैसे होगा मार्केट में। लेकिन पॉइंट ये है कि उसके सामने सबूत सारे वही पेश हुए। अरे सर भाई यहाँ पर बैठ करके हम उसको गाली भी दे देंगे, कह रहे कैसा जज है। अब भाई तुम जज बन करके बैठे ना, तुम्हारे सामने जो दलीलें आ रही हैं, जो सबूत आ रहे हैं, तुम किस उसी के बेसिस पर डिसीजन दो। अरे उससे सर मतलब कुछ भी इंटरप्रेट करके नहीं बोल सकते। इंटरप्रेट मतलब कि कानून में जो लिखा है उसका मीनिंग, तो वो वकील कन्विंस कर रहे होते हैं जज को कि सर देखो ये वाले कानून में ये लिखा है, इसका मीनिंग ये है, तो हमारा क्लाइंट सही है। दोनों साइड के वकील यही बोल रहे होते हैं, जिसकी बात ज़्यादा वैलिड लगती है उसको वो मान लेते हैं। मूवीज़ में थोड़ा सा ड्रामेटिक कर देते हैं तो उसमें इमोशनल डायलॉग्स होते हैं, इमोशनल डायलॉग्स का ज़ीरो सिग्निफिकेंस होता है एक्चुअल कोर्ट रूम में, समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कोई वकील यूज़ करते हो, लेकिन जज उसको झाड़ देगा, बोलेगा कि भैया इसने क्या किया है और ये कौन से सेक्शन में लिखा है ये बताओ। फालतू बातें नहीं, ये तो मूवीज़ में चलता है, तारीख पे तारीख देते रहते हैं, ये है वो है, ये सब नहीं हो सकते। तारीख पे तारीख क्यों देता है कोर्ट? और एविडेंस ला सकते। क्योंकि भैया हम जल्दीबाजी में डिसीजन लें तो पता चला कि सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाया, समझ रहे। और केस इतने सारे पेंडिंग है कि दूसरी तारीख डेट लेट आती है। आ रहा है क्या समझ? हमारे कानून की थीप क्या है कि भले ही गुनाहगार बच जाए, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, इसलिए इतना टाइम जब लगता तक गिल्टी प्रूफ नहीं होगा तब तक वो भी है। इनोसेंट आ रहा है ये समझ में, ठीक है ना। चलो तो अग्रीमेंट किसको कहते हैं? एवरी प्रॉमिस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और वर्ड आ गया प्रॉमिस। प्रॉमिस अग्रीमेंट जैसे ही होता है। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ चीज़ों का आदान प्रदान होता है, कुछ तुम करोगे कुछ हम करेंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तुम पैसे दे रहे हो, मैं कुछ सर्विस दे रहा हूँ, तुम पैसे दे रहे हो, तुम कुछ सर्विस दे रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। अरे सर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बाटा कर रहे हैं, ये सब किस में कवर होगा बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, समझ रहे। एक बार पूरी तय हो गई बात पूरी क्लियर होनी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा ऑफर क्या है, समझ आ रहा हूँ, पूरा तुम्हें समझ में आना चाहिए। यही सब बातें एसेंशियल्स में कवर है, क्लियर है, ठीक है ना। तुमको पूरी बात समझ में आनी चाहिए, मुझे पूरी बात समझ में आनी चाहिए। तो म्यूचुअल कंसिडरेशन होता है तो वो क्या कहलाता है? अग्रीमेंट। और अगर वो डोमेस्टिक वगैरह नहीं है, डोमेस्टिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये चार बेसिकली कौन से होंगे? जिनकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, समझ में आ रहा है। और बाकी किस में आ गया? तो बाकी सबकी एनफोर्सेबिलिटी है। नेता ने वादे किए फिर नहीं निभाए, केस कर लोगे क्या? तो सकते हैं। अगर लीगली इन्फोर्सेबल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो समझ में आ रही है बात। क्योंकि देखो समझो, वो वादे कर रहा है, समझ में आ रहा है कि हम रोड बनवा देंगे, ये उसके पास कोई अधिकार है क्या उस समय?
जब गया तो बोल रहा फंड नहीं है, हाँ। मतलब उस समय वो लिखित में वादा कैसे कर सकता है? पॉइंट समझ में आ रहा है? वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि देखो मैं ऐसा करवा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब वो ऑफर एक्सेप्टेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? भैया मैं रोड बनवाऊंगा, जब मैं रख जाऊंगा तो मुझे वोट देना, चलो लेट्स एग्री। समझ में आ रहा है? तुम अग्री कर रहे हो तो तुमने अपना वादा निभाया, मुझे भी अपना निभाना पड़ेगा, तब जा करके हुआ वो। अगर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो ये तो वादे वैसे वाले हो गए ना, वादा थोड़ी हुआ है। मतलब वादा इज ऑल्सो नॉट अ बोल दे तो मतलब वो ये बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं एक्सेप्ट किसने किया, मैं बस बोल दिया ऐसे ही। हाँ एग्जैक्टली, इसके बारे में भी है कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। आ गया समझ में? कि मैं ये करूँगा पर मैं ऑफर में दे रहा हूँ कि करूँगा ही करूँगा। हाँ, क्योंकि और सबसे मेन पता क्या होता है, बोथ साइडेड वैसा होता है, ठीक है ना? वोट लेना कोई कंसिडरेशन नहीं है। आ गया समझ में? देखो आप इस बात को समझो, आम तौर पर ठीक है, ये सब लोग मरते हैं नेता वेता बनने के लिए, लेकिन एक्चुअली में तो किसी को सोचना ही नहीं चाहिए ना नेता बनने की, ये तो सोशल काम है। खुद से काम करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर तुम जेन्युइनली वैसे देखो, ठीक है ना, तो लोग जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए नेता बनना चाह रहे हैं तब मरे जा रहे हैं, वो तो सारी मैक्सिमम चीज़ें तो इलीगल कहलाएंगी फिर, क्योंकि सोशल मोटिव जिसका है, जो बना ही ऐसा है या वो करने की कोशिश कर रहा है, वो ही मानेंगे अपन। थोड़ा बच गया है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना? लेकिन चलो इसको करके आप लोग समझ जाओगे eventually, ठीक है? तो बाकी अपन लोग कल करते हैं, ठीक है?